नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए यूपीएससी 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए टॉप 10 रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जिन्हें हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो अगर आपको दरोगा बनना है तो लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्नों को देखना भी होगा और तेजी से उन्हें सॉल्व करना सीखना भी होगा। तो इस ट्रिकी अप्रोच वाले ये क्रम में ये 12वां वीडियो है जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चुनिंदा कुछ प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आपके परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये है रक्त संबंध का पहला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है, एक लड़का एक लड़की का अपने अंकल की मां के बेटे के बेटी के रूप में परिचय करवाता है। यानी एक लड़का एक लड़की का यानी एक लड़की का परिचय दे रहा है। किस रूप में? तो अपने अंकल। अपने अंकल शब्द किसके लिए कहा जा रहा है, ये वाक्य ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। एक लड़का एक लड़की का परिचय अपने अंकल, यानी अपने अंकल मतलब लड़के के अंकल। तो अंकल तो इंग्लिश में कई चाचा, मौसा, फूफा सब आ जाते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग मान के चलते हैं हिंदी भाषा क्षेत्र के हिसाब से चाचा, यानी कि मेरे पिता के छोटे भाई के रूप में हम लोग मान के चलते हैं। तो अपने अंकल यानी कि अपने अंकल मतलब अपने शब्द इस्तेमाल किया गया लड़के के लिए, यानी कि लड़के के अंकल। अंकल का मतलब इसके कोई पिता होंगे और उस पिता के एक छोटे भाई होंगे। ये इसी को ये क्या बोल रहा है? अंकल। यही इनके अंकल हैं। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है। अंकल की मां, तो इन अंकल की कोई मां होगी यानी माइनस। तो इसके अंकल की मां यानी कि इसके भाई की मां, यानी कि इनकी भी ये क्या हुई? मां ही हुई। तो इसमें भी कोई लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बस लिख दे रहा हूं। मां के बेटे यानी इनके बेटे, तो ये भी बेटा हो सकता है या हो सकता है यही वाला बेटा हो या हो सकता है एक और बेटा हो, कुछ भी संभव है। बेटे की बेटी के रूप में परिचय कराया। उस लड़की का परिचय देखिए, अंतिम रिजल्ट इसी के लिए आएगा। एक लड़के ने एक लड़की का किस रूप में परिचय कराया? वो लड़की कौन है? तो मेरे अंकल के मां के बेटे की बेटी, यही कौन है? तो वो लड़की है। ये चीज समझना जरूरी है कि जो शुरू में जो शब्द होता है उसी के लिए लास्ट वाला ये शब्द कहा जाता है। तो अब यहां पे अंकल का मतलब फूफा, मौसा भी हो सकता है, इसलिए हम आंसर देखते हैं क्या पूछ रहा है। लड़की का यानी ये पूछ रहा है लड़की कौन है, किसके हिसाब से? उस लड़के के हिसाब से, यानी कि इसके हिसाब से। तो ये है इसके पिता और पिता की ये के हैं भाई और पिता के ये भी भाई। अगर इनकी भी लड़की होगी तो भी, या इनकी खुद की लड़की होगी तो भी, अगर इसी के बारे में कह रहा है तो इसकी तुरंत डायरेक्ट बहन होगी, सगी बहन हो जाएगी ये। और इनका या इनकी लड़की होगी तो ये चचेरी बहन हो जाएगी। या इंग्लिश में अंकल लिखा है तो अगर फूफा फूफी और मामा की बात कर रहा है तो ममेरी फुफेरी बहन भी हो सकती है। तो हमारा आंसर कुल मिला के हो जाता है बी। अब अगला प्रश्न है, यह है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखिए और वीडियो को कुछ देर रोक लीजिए और फिर आराम से आप सोच समझकर उत्तर दीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। तो मैं इसका सलूशन बताता हूं। यहां पर ज्यादातर में पहले अक्षर का संबंध पहले अक्षर से होता है, लेकिन ये हमेशा के लिए यही नियम नहीं है। कभी कभी पहले का अंतिम से भी संबंध हो सकता है, पहले का अंतिम दूसरे से या पहले का तीसरे से, यानी रीजनिंग में कुछ भी संभव है। तो हम ये कैसे पकड़ेंगे? तो ए के निकट हमें एन तो नहीं दिख रहा है, पी दिख रहा है, ए के निकट नहीं, बी दिख रहा है, हाँ सी भी दिख रहा है लगभग कुछ निकट, लेकिन सी काफी बाद में जाकर दिख रहा है और हमें ए तुरंत दिख जा रहा है यहां पर बी। यानी कि हम कह सकते हैं पहला वाला जो अक्षर है वो तीसरे नंबर पे लिखा जा रहा है, यानी और कितना करके? तो +1 करके। उसके बाद एन है तो OP यानी कि +2 कर दिया गया है। फिर K है तो LMN यानी कि +3 कर दिया गया है। यानी कि 3 अक्षर की ये कहानी है। कह सकते हैं कि पहला अक्षर यहां, फिर दूसरा अक्षर बीच में और तीसरा अक्षर इधर, ऐसा कुछ चित्र बन जाता है। यानी कि 3 अक्षर को अगर हम लोग आधार बना ले, इन 3 अक्षरों को, तो पहला वाला तीसरे नंबर पे और तीसरा वाला पहले नंबर पे, अब बीच वाला तो बीच में ही होगा, लेकिन क्रम क्या है? पहले वाले में +1 हो रहा है, मैंने यहां पे गलती से माइनस लिख दिया, +1 हो रहा है, फिर एन है तो फिर OP लेकिन लास्ट से दूसरा, फिर K है तो
LMN लास्ट से पहला हो जा रहा है, यानी कि तीसरा हो जा रहा है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं L को क्या किया है, तो L है और इसके बदले में यहां पर K है, यानी कि -1 कर दिया है। फिर E है और यहां पर C है, तो कितना का अंतर है, तो इधर से इधर जाएंगे तो C के बाद DE यानी कि -2 कर रहा है। फिर उसके बाद T है और यहां पर K है, तो आप K से T की तरफ चलिए, तो K है तो K से T की तरफ चलेंगे, यहां पर K से T नहीं, Q से T की तरफ, तो Q से T चलेंगे तो Q के बाद RST यानी कि -3 यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अब डायरेक्ट हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, आंसर की तरफ। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो M है, तो इसमें भी 3 3 का विभाजन होगा। तो M है तो सबसे पहले क्या करना है, 1 बढ़ाएगा और N को यहां पर लिख देगा। अब दूसरा अक्षर E है तो अब 2 बढ़ाएगा, F G लिख देगा। अब D है तो EFG यानी 3 बढ़ाएगा तो यहां पर G हो जाएगा। अब इसमें से 1 घटाकर यहां लिखेगा, तो I से पहले क्या आता है, तो I से पहले आता है H, क्योंकि हमने यहां पर -1 किया। अब हम -2 करेंगे इसके लिए, तो U से ठीक पहले T और T से पहले S आता है। अब हम लोग माइनस करेंगे 3, तो M में से 3 निकालेंगे, तो M से पहले L, L से पहले K और K से पहले J, यानी यहां पर J आएगा। और अगर आपको पीछे चलने में वैसे कोई भी काम उल्टा करने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इस वाले में से आपको 1 निकालना था, I में से 1 निकालना है, तो I यानी कुल मिलाकर आपको वर्णमाला का क्रम याद होना चाहिए, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। तो I आता है 9 पे, अब इसमें से निकालना है 1, तो 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 होगा, 8वां अक्षर H होता है। अब निकालना है 2, तो U आता है 21 नंबर पर, 21 में से 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 19, 19वां अक्षर होता है S। अब M आता है 13वें नंबर पर, 13 में से 3 निकाल देंगे तो हो जाएगा 10, 10वें नंबर पर आता है J, यानी हमारा पूरा आंसर हो जाएगा GGN JSH, GGN JSH विकल्प ए में है, हमारा आंसर हो जाएगा A। अगला प्रश्न है, शब्दकोश के हिसाब से इन शब्दों को सजाना है क्रमवार, यानी डिक्शनरी के हिसाब से हमें इन शब्दों को सजाना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हम लोग सजा सकते हैं। और ऐसे प्रश्न में हम लोग उस शब्द को सबसे पहले रखते हैं जिसके पास वर्णमाला क्रम में आने वाले शुरुआती अक्षर हो, और बाद में आने वाले अक्षर जिस शब्द में हो उसे हम बाद में रखते हैं। यही इसका मूल फंडा है। तो P इसमें भी है, 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 तो सब पहले है, कोई नहीं जीत पाए। तो अब हम लोग सबका दूसरा अक्षर देखेंगे, I इसमें भी है, I इसमें भी है, I इसमें भी है, I इसमें भी है और I इसमें भी है। अभी भी कोई नहीं जीता, यानी कि अब सब लोग अभी बराबर पे चल रहे हैं। तो अब हम लोग सबका तीसरा अक्षर देखेंगे, तो इसका तीसरा अक्षर Z है, और मैं बड़े में लिख देता हूं, इसका तीसरा अक्षर Z है, इसका तीसरा अक्षर X है, इसका तीसरा अक्षर V है, इसका तीसरा अक्षर X है और इसका तीसरा अक्षर Z है। तो अब सबसे पहले आने वाला अक्षर किस शब्द के पास है, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, Z X V X Z में सबसे पहले क्या आता है, तो V आता है। यानी हमें पता चल गया कि 3 नंबर सबसे शुरू में आएगा। तो 3 नंबर शुरू केवल इसमें नहीं है, बाकी सब में है, तो बस विकल्प डी हमारा कट जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, V के बाद क्या आता है, तो W नहीं है, X आता है, लेकिन X इसमें भी है और X इसमें भी है। इसका तो काम खत्म हो गया, इसको काट सकते हैं, इसको हम लोगों ने 3 नंबर लिख दिया है। अब X इसके पास भी है, X इसके पास भी है, तो अब बराबर हो गए। तो इसका हम लोग अगला अक्षर देखेंगे, तो इसमें I है, इसका अगला अक्षर E है, यानी पहले आने वाला अक्षर इस शब्द के पास है, यानी कि 3 के बाद तुरंत 4 आ जाएगा, और जो इससे हारा है यानी उपविजेता उसके तत्काल बाद यानी कि 2 आ जाएगा। इसका भी काम खत्म हो चुका है। अब बचा है केवल ये दोनों, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन होगा, तो PI ZZ, इसमें भी PI ZZ इसमें भी है, उसके बाद इसमें E है और इसमें A है, यानी कि ये जीत गए, यानी कि 5 नंबर इसके बाद आएगा और उसके बाद आ जाएगा 1। हमने पूरा क्रम ढूंढ लिया, वैसे 2 ही 3 ढूंढ लेने से हमें आंसर मिल जाता है, यानी कि 34 25 1, 34 25 1 विकल्प सी में है, हमारा आंसर हो जाता है सी।
अब देखिए प्रश्न में यहां पे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। कह रहा है कि यह कथन पढ़े और बताएं कि निम्न तर्कों में से कौन सा तर्क सशक्त है, सशक्त है कहिए, या प्रबल है कहिए, या मजबूत है कहिए। यानी कौन सा तर्क ऐसा है जो दमदार है, कौन सा ऐसा तर्क है जो प्रबल है, मजबूत है। तो अब देखिए प्रश्न क्या है, कथन में क्या कहा गया है। कथन में कहा गया है हमेशा केंद्र सरकार को भारत में फांसी की सजा समाप्त कर देना चाहिए। यानी बात यहां पे है फांसी की सजा को समाप्त करने से संबंधित, केंद्र सरकार को फांसी की सजा समाप्त कर देना चाहिए। तो अब इसका जवाब कुछ लोग कहेंगे कि हां समाप्त कर देना चाहिए, जो मानवतावादी होंगे या मानवाधिकार वाले होंगे संस्थाओं से जुड़े, या वो लोग कहेंगे हां फांसी की सजा समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि किसी को भी मारना, किसी के हाथ में अगर कोई व्यक्ति किसी को जन्म नहीं दे सकता, बना नहीं सकता, तो उसे मारने का भी हक नहीं है। तो सही है, लेकिन इसके संबंध में क्या तर्क दिया गया। अगर तर्क अच्छा है तो तर्क मजबूत होगा, तर्क कमजोर है तो उसे हम लोग मजबूत नहीं मानते हैं। तो प्रश्न यही है कि केंद्र सरकार को क्या फांसी की सजा समाप्त कर देनी चाहिए। तो तर्क कह रहा है कि हां, इसमें कह रहा है कि हमेशा, तर्क कह रहा है कि हमेशा के लिए मौत की सजा को हटाए जाने से पूर्व नियोजित जघन्य अपराधों के दोषियों में इस तरह के अपराधों में बार बार लिप्त होने का साहस बढ़ेगा। यानी कि कह रहा है कि अगर फांसी की सजा समाप्त हो जाएगी तो ये तर्क दे रहा है यानी कि इसको समाप्त नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो ये बता रहा है कि इससे जघन्य अपराध करने वाले दोषियों का साहस और बढ़ जाएगा कि चलो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कोई मार थोड़ी देगा, ज्यादा से ज्यादा हम जेल में रहेंगे, आराम से फ्री का खाना खाएंगे और आराम से रहेंगे, तो उनका साहस बढ़ेगा। इसलिए मौत की सजा पूरी तरह से हटाने के बजाय, यानी पूरी तरह से नहीं हटाया जाए बल्कि पूरी तरह से हटाने के बजाय चयनात्मक और विशेष परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल का मामला ज्यादा मजबूत है। यानी यह कहना चाह रहा है कि फांसी की सजा को एकदम से समाप्त न किया जाए, बल्कि जघन्य अपराधों के लिए, जघन्य कुकृत्यों के लिए फांसी की सजा को जारी रखा जाए। छोटे मोटे मामलों में फांसी की सजा न दी जाए, लेकिन जघन्य अपराधों में, घृणित अपराधों के लिए फांसी की सजा को बंद न किया जाए, ये कह रहा है। तो ये तर्क ज्यादा प्रबल लग रहा है और भारत इसी के परिप्रेक्ष्य में अपने नियम कानून बना चुका है। भारत में केवल फांसी की सजा जघन्य अपराधों में ही दी जाती है, जो घृणित अपराध होते हैं। तो पहला तर्क हमारा यहां पर प्रबल जान पड़ता है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है तर्क कि मौत की सजा खुद ही राज्य द्वारा अपने आप में एक जीवन लिए जाने के बराबर है। यानी कि मौत की सजा देना किसी के जीवन लिए जाने के बराबर है। तो सही बात है, मौत की सजा तो किसी का जीवन लिए जाने के बराबर है ही। जो एक जघन्य अपराध है, अपराध माना जाता है, यहां पर ध्यान दीजिए, जो कि एक जघन्य अपराध माना जाता है, इसलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यानी यह कह रहा है कि मौत की सजा को एकदम से समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि मौत की सजा किसी का जीवन लिए जाने के बराबर है। यह बात तो सही है कि जीवन लिए जाने के बराबर है, लेकिन यह सही कार्य के लिए जाने के बराबर है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में रहने लायक नहीं होते हैं, तो उन्हें समाज से दूर कर दिया जाता है, और इस तरह से दूर किया जाता है कि उससे कुछ लोग प्रेरणा ले सके और उससे कुछ भय व्याप्त हो सके समाज में कि अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो मुझे भी मौत की सजा मिल सकती है, और यही डर कुछ लोगों को सजा करने से रोक सकता है। तो इसमें कह रहा है, ये यहां तक तो बात सही, एक जीवन लिए जाने के बराबर है, लेकिन यहां पर यह बात इसने गलत कह दिया कि यह एक जघन्य अपराध माना जाता है। यानी कि राज्य द्वारा जो फांसी की सजा दी जाती है वो एक जघन्य अपराध माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि कुल मिलाकर राज्य का मतलब यहां केंद्र से ही मतलब है, यानी किसी सरकार द्वारा किसी को मौत की सजा देना हमारे समाज में अपराध माना नहीं जाता है, बल्कि अपराधी को दंड देना माना जाता है। तो यह बात कहना कि सरकार जिसे दंड देती है वो एक जघन्य अपराध माना जाता है, तो अपराध होता तो सरकार ऐसा काम करती नहीं। यानी सरकार की नजर में, जनता की नजर में अपराधी को सजाए मौत देना एक जघन्य अपराध माना जाता है, यह बात कहना गलत है, इसलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए। तो यह बात ही गलत है, इसलिए दूसरा तर्क प्रबल नहीं है, केवल पहला तर्क सशक्त है, प्रबल है, मजबूत है। यानी हमारा आंसर हो जाता है सी, केवल तर्क एक सशक्त है, दूसरा वाला तर्क तार्किक रूप से भी और
तथ्यात्मक रूप से भी गलत है। यह प्रश्न देखिए बेहद आसान है, वेन आरेख का प्रश्न है ये। इसमें मांसभक्षी, शेर, खरगोश, तीनों शब्दों को कौन सा वेन आरेख सही रूप से दर्शाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है डी। और इसमें भीतर क्या होगा? तो भीतर होंगे शेर, यानी जो सभी शेर होते हैं वो क्या होते हैं? मांसभक्षी होते हैं, यानी कि मांस का भक्षण करने वाले, यानी सभी शेर मांसभक्षी होते हैं। अगर इधर से पढ़े तो मांसभक्षी दुनिया में जितने जीव जंतु हुए उसका कुछ हिस्सा शेर है, क्योंकि इधर सारे हिस्से में बाघ, चीता, लोमड़ी, जंगली कुत्ते, अन्य जीव जंतुओं के लिए छोड़ दिया गया। और ये कौन है? तो आप समझ गए होंगे, ये खरगोश जी हैं जो कि शाकाहारी होता है। हमारा आंसर हो जाता है आराम से डी। अब यह प्रश्न है दिशा परीक्षण का, तो डायरेक्ट इसे हम बनाना शुरू करते हैं। प्रिया अपने घर से शुरू कर उत्तर में 7 किलोमीटर चलती है। यहां ये घर है, इसका चलिए घर भी बना देते हैं, अच्छा लगेगा। घर से शुरू करके 7 किलोमीटर उत्तर, उत्तर का मतलब ऊपर चलती है। फिर अपने दाएं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है। तो 10 से दाएं, 10 से घड़ी के सुई की दिशा में, 7 इतना है तो 9 से थोड़ा ज्यादा चला दीजिए, लेकिन मेरे पास जगह नहीं तो यहीं पे मैं रोक दे रहा हूं। 9 किलोमीटर चलती है। अंत में वह अपने दाईं ओर, यानी फिर क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में मुड़ती है और कितना चलती है? तो 7 किलोमीटर चलती है। तो यानी ये 7 है तो ये भी 7 ही पे रोक दीजिएगा, यानी कि चलाते जाइए। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो कितनी दूर है? तो ये 9 है तो ये भी 9 ही होगा, 10 थोड़ी ना हो जाएगा। तो 9 किलोमीटर है और ये प्रारंभिक स्थान से, अब ये यहां पर है तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान से वह पूर्व दिशा में है। यहां से खड़े होकर अगर कोई देखेगा इसको तो ये पूर्व दिशा में है और 9 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न है, सिवाय एक के निम्नलिखित 4 शब्दों में सभी एक ही समूह से है उस अलग शब्द, यानी कुल मिलाकर अलग छांटने वाला है। यानी इन शब्दों में वीनस, मछिका फंद, सूर्यमुखी, घटपौड़ी और घड़ा, 1 2 3 4 शब्दों में कौन सा शब्द किसी भी दृष्टि से बाकी तीनों से अलग है? यानी कि अपने आप में बस अलग हो, अपने आप में नहीं, बाकी तीनों से अलग होना चाहिए। यह मतलब होता है अलग छांटने का। यह नहीं कि किसी एक तरीके से एक व्यक्ति को छांट दीजिए, बाकी तीनों में समानता भी आपको समझना होगा। तो यहां पर वीनस मछिका फंद जो है वो क्या है? तो ये एक कीटभक्षी पौधा है। घटपौड़ी भी क्या है? तो एक कीटभक्षी पौधा है। घड़ा, इसको ये वाला घड़ा मत समझिएगा, ये वाला घड़ा नहीं है, ये वाला घड़ा नहीं है, ये भी एक कीटभक्षी पौधा है। बस सूर्यमुखी ही ऐसा है जो कीटभक्षी पौधा नहीं है, इसीलिए ये बाकी तीनों से भिन्न है, अलग है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। इस प्रश्न को याद रखिएगा। अब इसमें से प्रश्न का छिपी आकृति हमें पहचानना है कि किसमें है। छिपी आकृति यानी ये जो आकृति है किस चारों विकल्पों में से किस आकृति में छुपी हुई है। तो ध्यान से देखेंगे तो आसानी से बता सकते हैं, अगर हड़बड़ी में देखेंगे तो ही आंसर आपका गलत होगा। तो ये आकृति जो है, इसको ये वाली आकृति हम लोग ढूंढते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई किसी जानवर का कान है 2 और ये जानवर का मुंह है, तो कान तो सीधे सीधे पकड़ में आ जा रहा है, इधर लंब है, इधर कड़ है, इधर कड़ है, इधर लंब है। ये चीज को हम लोग अगर देखें तो कुछ ऐसे ये वाली चीज को मैं बना रहा हूं, ये जो चीज है, ये जो चीज है इसको मैं बना रहा हूं, ऐसे है, और उसके बाद ऐसे कुछ ऐसे पतंग जैसा है, और ये आगे चला जा रहा है। तो ऐसा पतंग देखिए इसमें दिख रहा है, तो यहां पर ये दिख रहा है कुछ यहां से यहां और यहां दिख रहा है। यहां पर ये कल्पना करी तो यहां पर दिखेगा। इसमें क्या दिक्कत है? तो ये वाला जो टांग है और ये वाला जो टांग है, ये दोनों टांग जो है बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें दोनों में बराबर है, लेकिन इसमें एक टांग तो ये दिख रहा है, लेकिन इधर वाला टांग ये वाला नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखिए, यहां वाला टांग नहीं दिख रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। सी में देखिए, इसमें दोनों टांग तो दिख रहा है, ये दोनों टांग तो दिख रहा है, ये वाला, ये और ये, लेकिन ऊपर जाके जो ये वाला पोजीशन पतंग का,
ये यहां पे नहीं दिख रहा, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। और इसमें ये टांग दिख रहा है जरूर, लेकिन इसके बाद ये जो पतंग वाला हिस्सा ये भी नहीं दिख रहा है, यानी कुल मिला के हमारा आंसर हो जाता है ए। जब आपके पास पेपर होगा आराम से देखेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब ये फिर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया। मान के चलिए आपकी यूपीएससी की परीक्षा में कम से कम 2-3 प्रश्न तो कोडिंग डिकोडिंग के रहेंगे ही रहेंगे। हर परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 प्रश्न निश्चित रूप से होते हैं। अब इसमें एल का ज्यादातर मैंने बताया पहले से पहले का अंतर होता है, तो एल का यू से अच्छा संबंध नहीं दिख रहा है। एल शुरू में आता है, यू काफी बाद में आता है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया एल का यू से यानी पहले अच्छा संबंध हमें नहीं देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद ई का देखें तो डी से तो कुछ कुछ दिख रहा है, ए का कुछ एच से काफी दूर का दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे ऐसी सूरत में? आप खुद से उत्तर देने का इसका प्रयास करिए कि कैसे हो सकता है। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3-3 का नहीं बनेगा, हो सकता है ये 4-4 का पैटर्न बना हो। तो 4-4 का बना अगर होगा तो इसमें भी 1 2 3 4 यानी यहां से होगा। तो अगर हम लोग एल को लें तो एल के बाद ज्यादातर में आप देख रहे हैं यहां पहला वाला अक्षर लास्ट में चला जा रहा है, और फिर उसके बाद दूसरा वाला दूसरे लास्ट में चला जा रहा है, तीसरा वाला तीसरे, चौथा वाला ऐसे, यानी कि लास्ट से शुरू करते हुए शुरू का अक्षर उठाना है, लेकिन लास्ट, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, और ये आगे बढ़ते जा रहा है, ये शुरू में आता जा रहा है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये फंडा अपने दिमाग में रखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो आर अगर एल को देखें तो एल शुरू में ना होके एल के बाद एम एन ओ, यानी कि 8 अक्षर है तो 4-4 का क्रम बन गया है। तो एल है जो एल में एम एन ओ यानी कि +3 करने से लास्ट में ले गया है यहां पे। अब ई है तो ई में एच कैसे आए, तो ई में एफ जी एच यानी कि फिर 3 करने से यहां पर आ गया। फिर उसी तरह से ए में बी सी डी यानी कि फिर +3 करने से, और जो भी है वो लास्ट में फिर और इधर, फिर और इधर, फिर और इधर, ऐसे चल रहा है। फिर आर को देखें तो एस टी यू फिर 3 बड़ा यानी कि 3-3 बड़ा है। तो इतने ही से हमें उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो हम इस बाकी चारों को भी देखेंगे। तो यहां पर फिर से एक और समझाने के लिए दिया है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हम लोग 3 अगर ले लें तो जेड है यहां पर है 1 2 3, तो 3 ले लिए। तो टी है तो यू वी डब्ल्यू यहां पर आ गया है। फिर ओ है तो पी क्यू आर यहां पर आ गया है। डब्ल्यू है तो एक्स वाई जेड, यानी इसमें भी 3 बढ़ रहा है। इससे ये पता चल गया 8 है तो 4-4 का क्रम, 6 है तो 3-3 का क्रम चल रहा है। यही बताने के लिए शायद दूसरा वाला दिया होगा। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है तो 3-3 का कूट बना होगा। तो आर में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो एस टी यू, लेकिन इस जगह पे आएगा। अब आई में फिर 3 जोड़ेंगे तो आई है तो जे के एल, तो एल यहां पे लिखेंगे। यही लिखने का क्रम है जैसे मैं लिख रहा हूं। भी है डब्ल्यू एक्स वाई, तो वाई यहां पे लिखेंगे। अब हम लोग इतने से उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। वाई एल यू किस में है? वाई एल यू इसमें है, वाई एल यू इसमें नहीं है, वाई एल यू इसमें नहीं है, वाई एल यू इसमें भी है। यानी हमारा आंसर ए और डी में से ही कोई एक होगा। तो हम यानी हम आगे भी इसे ढूंढते हैं। तो बाकी में इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं वही काम किया कि कुछ और किया है। तो यहां पर ई है तो इस बार इसने क्या किया, ई है शुरू में तो लास्ट में बी लिखा है, यानी कि माइनस में गया है। कितना, तो आपको समझने के लिए बी से ई की तरफ पढ़ दीजिए, आराम से पता चल जाए कि कितना माइनस या प्लस है। तो बी है तो सी डी ई यानी कि -3। अब आर है और इधर ओ है, तो आप इधर से इधर पढ़ेंगे तो प्लस में पढ़ने में आसानी आपको रहेगा। तो ओ है तो पी क्यू आर यानी कि -3। फिर P है तो QRS -3 यानी कि लास्ट में -3 कर रहा है। तो E में -3 करेंगे यानी कि 5 है E। अब 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आएगा, लेकिन लिखेंगे हम लोग लास्ट में। अब T आता है 20 पे, 20 में से 3 निकालेंगे तो 17 होगा, 17वां अक्षर Q होता है। अब S है 19 पे, 19 में से 3 निकालेंगे तो हो जाएगा 16, 16वां अक्षर होता है P। तो PQB किस में है? जो बचा हुआ विकल्प है PQB इसमें है, और ये तो खत्म हो चुका है, PQB इसमें नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। देखिए आंसर हो गया ये।
अब ये यूपीएसआई का चर्चित प्रश्न है, इस तरह का, इस पैटर्न का एक प्रश्न दे रहा है हर परीक्षा में, हर पाली में। तो हम लोगों को यही बताना है कि बिंदु किस कॉमन जगह पे रखा जाए। जिस तरह से बिंदु इसमें लिखा हुआ है, बना हुआ है, वो बिंदु किस जगह पे, कॉमन जगह पे है। तो बिंदु ऐसे जगह पे है जहां पे वर्ग के भीतर है, आयत के भीतर है। बिंदु आयत के भीतर है और वृत्त के भीतर भी कहा जा सकता है कि बिंदु है, लेकिन त्रिभुज से बिंदु बाहर है। यानी कि कह सकते हैं केवल वृत्त और आयत के बीच में ही बिंदु रहे, ऐसा किसमें बनेगा। तो वृत्त और आयत यहां बना देंगे तो त्रिभुज भी आ जाएगा, जबकि त्रिभुज से बाहर को वृत्त को रखना है। अगर हम लोग यहां बनाए तभी भी त्रिभुज में आ रहा है, जबकि त्रिभुज से बिंदु बाहर होना चाहिए। तो हम लोग इसमें नहीं बना पाएंगे, बी को चेक करते हैं। तो यहां बनाएंगे तो भी इसको हम लोग बना सकते हैं यहां पे। तो यहां पर वृत्त और आयत में बनाना है, तो वृत्त और आयत में बन जाए ऐसा कोई जगह नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। वृत्त में और आयत में यहां बना देंगे हम लोग बिंदु, तो वृत्त में भी है और आयत में भी है। और दूसरा चीज की ये बिंदु जो बनेगा यहां पे वो त्रिभुज से बाहर भी, यानी हमारा आंसर यही सी सही है। डी में भी ऐसा कोई जगह नहीं बन पा रहा है जो कि केवल वृत्त और आयत में हो। आंसर देखिए हो जाता है सी। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के लिए नए नए ट्रिकी वीडियो में समय समय पर अब लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।